सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या एक डॉक्टर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो सकता है? क्या एक डॉक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में और लोगों को गाइड कर सकता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्टर सर्जन भी हो, एंटरप्रेन्योर भी हो, इन्वेस्टर भी हो, आपको गाइड भी कर रहा हो, सोशल मीडिया पे भी हो, अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में बुलाया जा रहा हो? आज मेरे साथ ऐसे ही एक सेलिब्रिटी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइड करने वाले डॉक्टर, जो कि एक पीडियाट्रिक सर्जन भी हैं, यूरोलॉजिस्ट भी हैं और इन्वेस्टर भी हैं, डॉक्टर तन्मय मोतीवाला। और मैं तो उनके साथ आज बात करके मुझे ये भी बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ पहले पढ़े भी हुए हैं 2016 के अंदर, रायपुर के अंदर। तो मुझे लगता है आज उनकी बात से हम बहुत कुछ सीखेंगे, उनकी ज़िंदगी से भी, और उनसे खुद भी पता करेंगे। सो तन्मय, कैसा लग रहा है? First of all, sir, thank you so much for having me on this show. And I'm a big fan of yours since a long time because I have studied from you. You were my teacher. And यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है. And hopefully we'll be able to add some value for the viewers. मुझे ना एक बड़ा क्लीशे क्वेश्चन है, लेकिन पूछना चाहता हूँ कि अब जब आप में इतना इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना आइडिया, तो फिर डॉक्टर क्यों बने? वो क्या कारण था? डॉक्टर किस लिए बने थे? मैं इसका क्लिशे आंसर दूंगा. हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो उसका रीजन ये है कि फाइनेंस आया बाद में. मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय रेसिडेंसी, तब ये पार्ट आया मेरे अंदर. जब पैसे आने शुरू हुए। हाँ, जब पैसे नहीं है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते. सही बात। एंड तब मैंने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखना चालू किया. बट देन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेडिकोज में फाइनेंशियल लिटरेसी हो, तो आप अगर देखेंगे, मतलब वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि देयर आर अ स्मॉल चंक ऑफ पीपल हु आर डूइंग माल प्रैक्टिस. they often fall into this trap because of quick money या कुछ भी है, जो भी कारण होगा. तो अगर आपके पास एक फाइनेंशियल कुशन है या ऐसा एक नॉलेज है जिससे आप खुद को सिक्योर करके रखें, यू विल नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप्स. और आप कभी जैसे जरूरत पड़े किसी पेशेंट को फ्री में ऑपरेट करना है या उनका इलाज कराना है, हेल्प करना है, यू विल डू इट वेरी वेरी आउट ऑफ हार्ट. एंड आई थिंक वो जो हैप्पीनेस मिलेगी वो कहीं और नहीं मिल सकती. लेकिन वो एक कहावत है ना कि जब तक हमारा खुद का घर भरा हुआ नहीं, हम दूसरों की सेवा कैसे कर पाएंगे उस तरीके से. आई थिंक मेरे को ना एक बहुत ही, जब मैं आई थिंक एक प्रैक्टिस में शुरू में गया था, एक सर्जन ने लाइन बोली थी और मुझे वो आपकी बात से रेजोनेट हुई. उसने बोला कि अगर मेडिकल साइंस या मेडिकल प्रैक्टिस एथिकली करनी है, हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम. ताकि इस पे अगर तुम डिपेंडेंट है तुम्हारा घर, तो योर माइंड इज क्लटर्ड विद योर ओन नीड्स. तुम प्योरली एथिकली नो नहीं बोल पाओगे कि तुम्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है या सर्जरी तुम्हें फायदा नहीं करेगी. हैविंग अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम or a passive source of income is the idea. Definitely. And I think it reminds me of one of the quotes which my HOD used to tell me while I was doing my residency in AIIMS Jodhpur. He used to say, बेटा आपको कब सर्जरी करनी है, कैसे करनी है, तो आप सीख जाओगे, बट कब नहीं करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक ये आपके साथ तब चलेगा जब यू नो द थिंग्स दैट यू सेड. तो वो एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के डे में जहाँ पे यू नो वॉयलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है और देयर इज सो मच कैपिंग ऑन एवरीथिंग. और मतलब ऑब्वियसली होता है, ये लोगों को भी लगता है कि मेडिकल कॉस्ट में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि डॉक्टर ही फ्री में कर दे सारा. बट देन डॉक्टर के भी एक्सपेंसेस हैं, उसके भी बच्चे हैं, उनके स्कूल फीस हैं, फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, वो सब कोई नहीं देखता. तो उसको हैंडल करना है तो ये करना पड़ेगा. दिस हैज बिकम इनएविटेबल. लेकिन मुझे ना अदर में एक बात बता, जब मैं तेरे को पहले मिला था रायपुर के अंदर, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी, उस समय तो मेरे ख्याल आपको उस समय थॉट ये था कि मुझे आगे पढ़ना है. अभी तो उस समय तक इन्वेस्टमेंट के बारे में या फाइनेंस के बारे में नहीं सीखा था. तो उस समय आप सर्जन बनना चाहते थे, तो वो क्यों बनना चाहते थे और क्यों आप पहले इस लाइन में आए? सर्जन तो मतलब इट्स समथिंग आई एंजॉय इवन नाउ. सर्जरी इज समथिंग, इट्स लाइक आपके पढ़ाने के बाद आई यूज्ड टू से वन थिंग दैट सर्जरी इज माय फर्स्ट लव, बट देन आई डेवलप्ड अफेयर विद रेडियोलॉजी. तो because the way you used to teach, but then there's a story behind it. Actually I belong to a small town in Chhattisgarh. It's called Jagdalpur. And this comes in Bastar region, which is infamous for Naxalites. So while I was growing up, I did my schooling till 10th over there itself. And वहाँ पर I think around I was in class 8 or something like that. Don't exactly remember, but then there was a Naxalite attack. और उस कारण से वहाँ पे blackout हुआ था 10-15 दिन का. एंड मुझे अभी भी याद है एग्जैक्ट कैसा हुआ था. एंड रात के टाइम पे माई मदर वॉज स्क्रीमिंग इन पेन. एंड क्लास 6-8 के अराउंड आपको कुछ आइडिया नहीं लगता है. ऑल यू नो इज द पेन ऑफ योर मदर. एंड जब हम उनको लेकर गए हॉस्पिटल, वहाँ के जो जनरल सर्जन थे, ही इज अ फैमिली फ्रेंड, ही केम ओवर, ही सॉ हर एंड सेड कि इनको ऑपरेट करना बहुत जरूरी है. और अगर नहीं किया टाइम पे तो गैंग्रीन हो जाएगा एंड शी में लैंड अप इन सेप्सिस एंड में डाई, ऐसा तक बोला था उन्होंने. एंड तब मुझे कुछ समझ नहीं आया. अभी मुझे पता है कि वो ठीक है, स्ट्रैंगुलेटेड अम्बिलिकल हर्निया था. एंड देन सारी रात वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो ऑपरेट करना पॉसिबल था नहीं, आई सैट बाय हर एंड केप्ट प्रेइंग टू गॉड, प्लीज हेल्प मी,
प्लीज सेव माई मदर, एंड आगे चल के मैं आपको इस तरीके से भीख नहीं मांगूंगा. आई वाज लिटरली बेगिंग टू गॉड. और फिर जब हम उनको नेक्स्ट मॉर्निंग तक वहीं पे रखे, ही सैट बिसाइड हर, डिडंट इवन स्लीप फॉर अ बिट. हवा देता रहा उनको. नेक्स्ट मॉर्निंग वी टुक हर टू रायपुर और वहाँ पे जाके ऑपरेट किए. लकीली एवरीथिंग वेंट फाइन. एंड जब वहाँ पे जो सर्जन जिन्होंने ऑपरेट किया था, डॉक्टर नायक थे, तो ओटी के बाद उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो. आई टच्ड हिज फीट एंड आई सेड आई वांट टू बिकम अ सर्जन, एंड दैट वाज द डे आई डिसाइडेड. आपके जैसा बनना. या एंड मजे की बात ये थी कि अभी आई थिंक कुछ मंथ्स बैक उनका ही एक मेडिकल कॉलेज है अभी रायपुर में, वहाँ पे आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर देयर स्टूडेंट्स. क्या बात है. या एक बात बताया यार, जैसे जब हम उस समय पे होते हैं और जब हमारे आसपास ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे वी सी लैक ऑफ फैसिलिटीज़, जैसे लाइट नहीं है या हॉस्पिटल ऐसा है जो सब ऑप्टिमल है, या हमें लगता है जगह में उतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही, उस समय लगता है कि यार हमें पैसा को जो हम कमा रहे हैं उसको वैल्यू करना पड़ेगा. मुझे लगता है कि ये भी कारण है कि जैसे मतलब पीपल हु आर इन्वेस्टिंग वेल, दे वैल्यू देयर मनी एंड दे वैल्यू देयर टाइम ऑल्सो. ये उन्हें पता है कि मुझे पैसा ज़रूरत पड़ेगी. एक ना मैं लाइन पढ़ रहा था, आई थिंक शाहरुख खान की थी या किसकी थी, कि फिलॉसफी करेंगे पहले पैसे तो कमा लेंगे, हम भी करेंगे उसके बाद सब बताएंगे. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि when we come from a background जहाँ we know the value of money, we are more likely to be more smart with the money rather than if you have a more cushioned upbringing. ऐसा कुछ है? मैं तो खुद भी एक फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, एंड आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. एंड आई थिंक मेरा ना अभी एक कुछ दिन पहले मेरे ओटी में एक डिस्कशन हो रहा था डॉक्टर अंकित एनेस्थीसिया में. तो ही सेड कि उनके फादर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई. बोले क्या कि मिडिल क्लास फैमिली में एक साइकिल होती है. कैसे कि 1 से 2 जनरेशन बहुत स्ट्रगल करती है, मतलब इतने सैक्रिफाइसेस जिसको आप शायद फिंगर्स में काउंट ना कर पाए, सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन हैज सम स्टेबल बेस. वो जनरेशन वहां से वेल्थ बिल्ड करती है, एंड देन एक स्पॉइलर आता है जहाँ पे वेल्थ इज सो मच कि वो बच्चा फिर उसको खत्म कर देता है. तो वैसा कुछ होता है. बट देन आई थिंक हार्डशिप्स कम इन लाइफ जहाँ से हम थोड़ा सीख जाते हैं पैसे की वैल्यू, और अगर वो सीखते हैं तो फिर ऑब्वियसली वी नो. और स्पेशली हमारे इसमें कैसा है ना कि पेरिफेरल जैसे जगह से आते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं है. मतलब दे आर वेरी लिमिटेड कि अगर डॉक्टर बन गया तो बहुत सेलिब्रेटेड है, वो भी सुपर स्पेशलिस्ट, मतलब इट्स अ बिग थिंग. एंड इनिशियली पार्ट में हमारा कैसा है, मेडिकल करिकुलम बहुत लंबा है. तो हम फर्स्ट फेज में क्या रहता है कि टाइम ही टाइम है जहाँ पे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैसा नहीं है. तो वहाँ पे वो ख्याली पुलाव पकड़े, पैसा तो टाइम नहीं है दोस्तों. यहाँ तो आगे चल के जब पैसा कमाना चालू करते हैं, वी डू अर्न लेट एक्चुअली एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग फील्ड वाले जितने भी लोग हैं या बाकी प्रोफेशंस हैं. हम 40s के आसपास अर्न करना चालू करते हैं. हमारे में एक सेइंग आ गई ना अभी कि डॉक्टर कमाता अपने बच्चों के लिए, तो अपनी जिंदगी तो आपने सेक्रीफाइस करनी है. बट आई थिंक दिस इज समथिंग वी नीड टू चेंज, क्योंकि अगर पैसा है और 60 साल के हो गए, आई थिंक यू आर समवन हु लव्स टू वर्क हार्ड, देन यू वांट टू स्पेंड ऑल्सो on yourself and enjoy the luxury, because life अगर जी नहीं तो फिर उसके मतलब ही क्या है इतना सारा हार्ड वर्क करके. तो वो अभी ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाला पार्ट वहाँ पे आ जाता है. एक आपका ना ट्वीट था जो बड़ा वायरल हुआ था कि आपको SBI के शेयर मिले दादाजी के, जो उस समय के हिसाब से देखे तो लगभग 750-1000 गुना बढ़ चुके थे. तो वो क्या था? मैं जब ये थोड़ा थोड़ा अवेयर हुआ फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, तो मैंने एक तो पहले बात कि अपने घर पे बताया नहीं था कि मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ. क्योंकि मोस्ट जो भी ऐसे नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं उनके घर में अगर वो बोलेंगे ना कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो उनको लगेगा ट्रेड कर रहे हैं. दोनों में डिफरेंस होता है बहुत. ट्रेडिंग इज लाइक यू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर होल डे, आप देखते हो क्या ऊपर गया क्या नीचे गया, रोज बाय सेल कर रहे हो. ऐसा नहीं है इन्वेस्टिंग. तो मैंने घर पे बताया नहीं पहले तो, और जो पैसा अपने रेसिडेंसी में मिल रहा था वो स्टाइपेंड लगाता जा रहा था. पूरा नहीं पूरा तो बिल्कुल नहीं, 25%, जस्ट 25%. बट द आइडिया वाज कि थोड़ा कुछ सेव करेंगे, एंड अगर ये डूब गया तो कभी घर से पैसा नहीं मांगना. मतलब ये ऐसा है कि गया तो गया, स्वाहा हो गया. बट देन वो वहां से चलता जा रहा था. एक बार एक पॉइंट पे कॉर्पस इतना अच्छा हो गया, बिकॉज कोविड में आई वाज वेरी एक्टिव. 2017 से मैंने स्टार्ट किया मेरा इन्वेस्टिंग जर्नी, और कोविड में मैंने मतलब ऑल इन हो गया था, आप ये समझ लीजिए. बिकॉज आई रियलाइज कि ऐसा मौका तो बहुत कम मिलेगा. एज ए इन्वेस्टर बहुत, मतलब एज अ पर्सन मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि लॉसेस हो रहे थे लोगों के, देयर वर लाइव्स एंड डेथ्स, बहुत सारा जो सिनेरियो था. बट देन एज एन इन्वेस्टर ऐसी अपॉर्चुनिटीज जितने मार्केट में क्रैश हुआ था वो बहुत कम मिलता है. वंस इन अ डेकेड काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. वॉरेन बफेट कहते हैं वो शॉपिंग, या तो वो शॉपिंग स्प्री मोड ऑन था. तो वहां जब पैसा बना वो पोर्टफोलियो घर पे दिखाया, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि यार ये तो, मतलब पहला क्वेश्चन ये था कि तू पढ़ने गया है ना,
कि सिर्फ फाइनेंस तो नहीं कर रहा। मैं कहा नहीं फिर वहाँ पे उन्होंने अपने घर के पेपर्स वगैरह दिए कि अब ये तेरे हवाले, तू देख ले, हमको तो नहीं पता कि ये क्या किया। तो उसमें हमारे दादाजी थे, उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया था SBI के शेयर्स में। मैंने तो एक्चुअली ट्वीट इस हिसाब से किया था कि मुझे नहीं पता था कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, और एक मैसेज ये था कि अगर लेकिन आप लॉन्ग टर्म में रहते हैं मार्केट्स में और अच्छा कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो इट कंपाउंड्स लाइक एनीथिंग। तो वो ऑलमोस्ट आई थिंक 750 या ऐसे कुछ टाइम्स हो गया था 1994 से 2024 के बीच में। तो वो ये मैसेज था कि अगर आपको ऐसे दादा या फादर नहीं मिले, लोग यही कमेंट करते हैं ना मोस्टली कि यार ऐसा दादा या ऐसा पापा मेरे को क्यों नहीं मिला, बोले हमारे वालों के तो कच्चे मिल रहे हैं। तो अपना नहीं तो आप वैसे वाले बन जाओ कम से कम, बी द पेरेंट दैट यू विश यू हैड। तो ये जो ना मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना अभी आपने ऑलरेडी बतानी शुरू की, मुझे लगता है वो हमारे लिसनर्स के लिए भी बेनिफिट रहेंगी। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैं बार बार सुनता हूँ, और आपने बताया कि अगर पैसा रख दिया जाए तो फिर वो कंपाउंडिंग की पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। yes. इस पर कुछ गाइड करो कि मतलब कैसे सोचे कोई भी, तो स्पेशली अगर मेडिकल डॉक्टर की बात करें, कब सोचना शुरू करें और क्या करना चाहिए? सर इसमें ना 2-3 चीजें, मैं वो पहले कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, फिर इस पे अपन बात करते हैं। पहला ये कि हमारा जो पैसा है उसको हम मोस्टली क्या करते हैं, अर्न किया, सेविंग्स अकाउंट में रख दिया। इनिशियली जब हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे तो वो लोग क्या करते थे, उस वक्त FD के रेट बहुत अच्छे थे, उस वक्त सेविंग्स अकाउंट पे भी इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता था। अभी अगर करंट में आप देखोगे तो जितने बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स 2.75-2.5% दे रहे हैं। आपका इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई की दर जो है वो अभी 5% है। तो अगर आप सेविंग्स अकाउंट में छोड़ रहे हैं तो योर मनी इज बेसिकली डेप्रिशिएटिंग बाय 2.5%। वो कम होता जा रहा है, क्योंकि आज जो आप शायद 1 लाख रुपए में बाय कर पा रहे होंगे वो अगले 10 साल बाद नहीं बाय कर पाएंगे। तो अगर मैं पैसे को ऐसे छोड़ दूं तो या तो ये है कि मैं इनफाइनेटली काम करता रहूं और वो पैसे कमाता रहूं, बट देन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उतना मेहनत ना करूं और एक पॉइंट पे मेरा पैसा मेरे लिए मेहनत करे, तो उसको ऐसे जगह लगाना पड़ेगा जहां वो इन्फ्लेशन को बीट करे। अब वो कैसे लगाएंगे, तो वो हम सीखते हैं इसमें बेसिकली कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। अब उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। आप बैंक FD का भी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ FD गलत है, बिकॉज दैट वोंट बी एबल टू बीट द इन्फ्लेशन नंबर। तो उसमें फिर म्यूचुअल फंड्स की बात आती है। आपने सुना ही होगा सब जगह कि म्यूचुअल फंड सही है। मेरा एक सेशन था ट्विटर पे जहाँ पे हम ये बात कर रहे थे, प्रोफेसर वेलुमणि सर आए थे उसमें, एंड ही वाज सेइंग कि हाउ ही इन्वेस्ट 4,500 crores of his he got it by selling Thyrocare at that point। तो वो ये कह रहे थे कि मैं भी म्यूचुअल फंड पे कर रहा हूँ, तो एक छोटा इन्वेस्टर भी कर रहा है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे फैमिली का एग्जांपल है। 2008 से 2018 तक उन्होंने 1,000 रुपए लगाए। एंड अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ लगा रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, बट देन इफ यू कीप इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे ग्रो करता है। जैसे एक रूल है हमारे में जिसे हम कहते हैं 15 रूल ऑफ 15। तो अगर आप 15% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, अगेन आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी टू जनरेट दोज रिटर्न्स, बट अगर आप 15% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, for how much? For 15 years. This all 15 will make you 1 CR in 15 years. तो अगर 1 करोड़ कमाना है, या तो ये है कि आप सुबह शाम सर्जरीज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, या ये है कि आप जो कर रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाओ। अब इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा कि कितने % में कितना मिलेगा। Now this is given by a rule which is called as rule of 72। तो उसमें हम क्या करते हैं, आपको जितना रेट ऑफ रिटर्न मिलना है उसको आप 72 से डिवाइड कर दो। तो सपोज मैं अगर 6% मुझे मिल रहा है, FD में अगर आपको 6% मिल रहा है, सो योर मनी विल डबल इन 12 years। Okay. If you are getting say 25%, your money will roughly become 10 times in 10 years। और अगर आप 2.5 या 3.5% पे करते हैं तो आप निकाल लीजिए अब कि कितने गुना होगा आपका इन 20 years। तो प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देते हैं तो वो पैसा अगर हम कहीं इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड पे, जिस पे हम इंडेक्स फंड के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं इसके बारे में, बट देन इंडेक्स फंड ऐसा है जो टॉप की 50 कंपनीज हैं हमारे कंट्री की, उसका एक ग्रुप है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इस पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, हिस्टोरिकली 10 to 12% इसने रिटर्न दिया है। तो अगर आप 12% मानते हैं, इन्फ्लेशन 6% है या 8% भी जाता है, और आप 12% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो देन यू विल बी बीटिंग इन्फ्लेशन बाय 4 to 6%। और आप 72 से डिवाइड करते हैं तो एवरी 6 years विल डबल। तो आपका 12 years में कितना हो जाएगा, 4 times, 18 years में 8 times। और बैंक में आप रखते हैं तो वो 2 times या 3 times होगा। और ये बस मैथ हमको समझना है कि कैसे हम दोनों हार्डवर्क कर रहे हैं, बट देन समवन इज इन्वेस्टिंग इट, तो शायद वो 8 या 16 times हो गया और मैं सिर्फ 2 times लेके बैठा और मैं बोल रहा हूँ कि यार पता नहीं कैसे मेरा शायद मेहनत कम कर ली या पैसे कम बने और ये मजे कर रहा होता है।
this और thing. उसको उसका पैसा भी उसके लिए पैसा कमा रहा है। Yes. ये जो आप मतलब सिर्फ वही नहीं कमा रहा, when he's not working, some his money is working for So himself. Warren Buffett के इसमें कोट है कि if you don't put your money to work, then probably you will be working throughout your life. तो हमारा पैसा अब जैसे हम क्या कर रहे हैं डॉक्टर की तो सच्चाई ये है। yes. तो हम तो यही करते हैं ना सर, सुबह शाम काम कर रहे हैं। मतलब आई हैव मेट डॉक्टर्स जब यहाँ टॉक्स और ये सब के लिए जाते हैं, 30 lakhs 40 lakhs सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपको 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। आई यूजुअली से दिस इज क्रिमिनल। एफडी तो कर ले, एफडी तो कर लो, कुछ तो कर लो, मतलब कहीं तो इन्वेस्ट करो, आप पैसे को काम पे तो लगाओ। मतलब मैं माना कि आपके पास इतना पैसा यथा पैसा है कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बट देन इवन देन आप अपने बच्चों के लिए कर लो, किसी के लिए कर लो, जो लाइफ की लग्जरीज हैं वो अगर आपको चाहिए तो वो तभी हो पाएगा जब या तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे या फिर इतना काम करें कि आपके 2-3 सोर्सेस ऑफ इनकम हो गए। हाउ इम्पोर्टेंट इज टू डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट्स, मतलब एक तरह की करनी चाहिए कि जैसे लोग बोलते हैं कुछ रियल एस्टेट हो, कुछ गोल्ड हो, ऐसा इसमें क्या वैल्यू है? अब इसमें ना मैं 2 पार्ट में क्लासीफाई करता हूँ यूजुअली। एक तो ये है कि जो इंटर्न्स हैं या जो फ्रेशली रेसिडेंसी में आए, क्योंकि आई थिंक वो हमारे से ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पे वैसे वाले, तो उनके लिए आई डोंट थिंक कि रियल एस्टेट पॉसिबल होगा। टिकट साइज ज़्यादा होगा, टिकट साइज बहुत बड़ा हो जाता है, 75 लाख 80 लाख 1 करोड़ कहीं आता नहीं है। बट देन 1000 रुपये से भी आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP करना। और आप इनिशियली क्या करिए, एक रूल होता है, हम बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट। एक कहते हैं इक्विटी, एक कहते हैं डेट। डेट वैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, डाउन साइड बहुत कम होता है। ऐसे कि जैसे कि FD है, FD डेट में आता है। डेट फंड्स होते हैं अलग, म्यूचुअल फंड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें बेसिकली हमको 6-7% का रिटर्न मिल जाता है, रफली हम इन्फ्लेशन को बीट कर लें वैसा है। और इक्विटी वैसा है जहां पर रिस्क भी ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो 5 साल के कम के टाइम पीरियड में आप कभी भी वो पैसा इक्विटी में नहीं लगाएंगे, वो डेट में रहेगा। अब सपोज मेरी जैसे शादी हुई थी जैन में, तो मेरा वो पैसा जो मुझे उसमें लगना था खर्चे में, वो मैं 1 साल के 5 साल तक के पहले भी मैं उसको इक्विटी में नहीं लगाऊंगा कि ये सोच लूं कि यार ये बढ़ जाएगा। मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है कि वो पैसा हम सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे, दैट डजंट वर्क। वो फिर लक्ष्मी चिट फंड स्कीम है। हाँ, मतलब एक ना मैंने एक लाइन मैंने कई बार मेरे को लगती है इसमें, जब इसमें ना कि अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है एंड व्हेन यू सी हर फोटो लीक के बाहर है, मतलब औकात के बाहर है बात, तो इट इज टू गुड टू बी ट्रू, गलत ही होगा। वैसा ही इन्वेस्टमेंट में भी अगर तुम्हें लग रहा है कि 1 साल में करोड़पति बनना है, ऐसा वाली स्कीम छोड़ने में फायदा है मुझे लगता है। तो इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू शायद गलत ही हो। यस, और इसलिए हम जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, नहीं लगाना चाहिए, जो जैसे आपने बताया कि इमीडिएटली आपको एक एक्सपेंस दिख रहा है कि आने वाला है, एसेंशियल्स को बेट पे नहीं लगाते हैं। यस, तो वो डेट फंड में जाएगा। तो एक रूल होता है 100 माइनस योर एज। तो हम जैसे अगर आपका एज 30 है से अभी, तो 100 माइनस 30 आपका यू आर यंगर 16 होगा मे बी। तो 100 माइनस अगर 30 हम करते हैं तो 70 जो नंबर आया, दिस शुड बी आइडियली योर एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी और 30 शुड बी योर एलोकेशन टुवर्ड्स डेट। अब ये कोई हार्डवेयर मतलब यू मोर रिस्क यू टेक। यस, तो जितने यंग है क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड है। और इन्वेस्टिंग में ऐसा है ना, चाहे आप म्यूचुअल फंड से करें चाहे आप स्टॉक्स में करें, जिस भी वे से आप जा रहे हैं, जितना ड्यूरेशन आप बढ़ा दोगे, जैसे वॉरेन बफेट एक बार बार चीज कहता है कि द नॉलेज रिक्वायर्ड टू क्रिएट वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज 0। वो इंडेक्स फंड की बात करता है मेनली। तो अगर आप 30 ईयर्स का टाइम पीरियड ले लेते हैं तो मार्केट कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड तो ऊपर ही जाएगा। तो जो रिटर्न्स रहे हैं निफ्टी के हमारे लास्ट 30 ईयर्स के, इट हैज बीन अराउंड 12% ऑन एन एवरेज। तो हमारे एक कॉमन सेइंग है फाइनेंशियल वर्ल्ड में कि लॉन्ग टर्म में इंसान और निफ्टी ऊपर ही जाता है है ना। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आप वहाँ पे रिस्क आपका बिल्कुल हेज हो चुका है। हाँ, लेकिन ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप जाओगे और आप बोलोगे कि एकदम मैं कर लूंगा, तो देन अगेन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। मैं एक जगह पढ़ रहा था, आई एम श्योर यू नो यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड, कि हम जब इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और हम कहते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन रुपये डीवैल्यू हो जाता है, तो उस समय तक तो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ती आपकी, क्योंकि जब आप लग्जरी गुड्स या आप कुछ इंटरनेशनल कुछ खरीद रहे होगे, वो तो डॉलर के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट तो ग्रो हो गया लेकिन रुपया ही फॉल कर गया। डज इट मेक सेंस? मतलब फॉर मोस्ट पीपल इट वोंट मेक अ सेंस, स्पेशली उनके लिए सेंस ज़्यादा करता है जो लोग बाहर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं। बिकॉज हमारा मेनली जो भी परचेजिंग होगा या जो भी स्पेंडिंग होगा वो रुपये टर्म्स में ही होना है। एक बात, कई बार जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अपन यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करो, डज इट मेक सेंस? मतलब आप कैसे? यूएस मार्केट में मेरा भी एक एक्सपोजर है, बट देन मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता।
हाउ आई रिकमेंड दिस कि कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में। अब चाहे अलग अलग ग्रुप्स के, चाहे वो DSP म्यूचुअल फंड का ले लो आप, चाहे पराग पारिक का ले लो। पराग पारिक का एक बहुत फेमस म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। आई थिंक अभी उसने इट स्टार्टेड विद 20,000 crores इन लास्ट फ्यू ईयर्स इटसेल्फ इट हैज ग्रोन, नाउ इट इज मोर देन 1 lakh crores जो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो वो क्या करता है कि 10 to 15% उनका कुछ एलोकेशन है जो फॉरेन कंपनीज में, जैसे अमेजोन है, मेटा है, या जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, फैंग स्टॉक्स जो हम कहते हैं, तो वैसे उसके थ्रू आप कर लीजिए। बट फॉर मोस्ट पीपल आई थिंक अंटिल आपका पोर्टफोलियो 1-2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, इतना डाइवर्सिफाई करने का जरूरत नहीं है कि आप यूएस में जाए। इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ हैज बीन डूइंग रियली गुड। अभी हम आई थिंक 4 ट्रिलियन के आसपास हैं। द टारगेट इज कि हम अगले 6 या 7 साल में विल बिकम डबल ऑफ दिस। इतना पैसा बनना है इंडियन मार्केट्स में। GDP हैज बीन ग्रोइंग अराउंड 8% 9% के आसपास CAGR से। तो इतना पैसा बनना है कि आप इंडियन मार्केट्स में ही आप मोर देन सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो यूएस का आई डोंट थिंक उतना जरूरत है, बट देन अगर करना है तो 2-3% के आसपास एलोकेशन कर सकते हैं। और एक आपका जो एक बहुत ही फेमस आपके ट्विटर स्पेसेस हैं, आप कॉलेजेस के अंदर जाते हो, तो जब आप यंग लड़कों से मिलते हो या यंग बच्चों से मिलते हो, उनके क्या क्वेरीज होती हैं इसके बारे में? मोस्टली 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यंग लोगों को अभी जो एक सबसे बड़ा थीम प्ले आउट हो रहा है इंडिया में, मुझे लगता है कि मेरे जनरेशन में आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 23, और मैं अक्सर अपनी मदर को ये कहता हूँ कि आई वॉज 23 ईयर्स लेट। तो उन्होंने ना मुझे सेकंड बर्थडे पे एक गोल्ड चेन दिया था। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर उसको हम कहीं और इन्वेस्ट कर दिए होते, निफ्टी 50 में लगा दिया होता, तो शायद मेरे पास एक ऑडियो ऐसे कुछ पड़ा होता। जोकिंगली, मतलब अगेन वो मदर्स लव है, यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट इन टर्म्स ऑफ दोस थिंग्स, बट देन ऐसा है। लेकिन अभी जो है, मतलब हमारी एज थी जब इन्वेस्टमेंट हम लेट स्टार्ट करते थे। अभी दिस यंग फेलोज आर सो मच इंटरेस्टेड टू लर्न। और ऐसा नहीं है लर्न के मतलब कि टिप्स दे दो यार, वो कहते हैं कि सर आप आओ हमारे यहाँ वर्कशॉप लो 1 घंटे का 2 घंटे का, और बेसिक्स बताओ, जहाँ पे हम स्क्रैच से सीखें कि इन्वेस्टिंग क्यों करना है, कहाँ करना है, म्यूचुअल फंड्स को कैसे समझना है, डेट म्यूचुअल फंड्स क्या है, इक्विटी क्या है, ELSS क्या है, फिर स्टॉक्स कैसे पिक करना है, बेसिक सारी चीज़ें। तो वो 2-2 3-3 घंटे के वर्कशॉप्स, आप सोचिए इंटर्न्स, फर्स्ट ईयर रेसिडेंट्स, ये सारे आके अटेंड कर रहे हैं उसको। तो एक ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि दे आर स्टार्टिंग अर्ली। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ इसमें, विच प्रोबेबली द वन हु आर व्यूइंग दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम इफ दे आर स्पेशली अंडर द 26 ईयर एज। 2 लोग हैं, ठीक है। एक है गाय हु इज पर्सन ए, 18 ईयर ओल्ड। नाउ ये वो बंदा है जो 50,000 पर ईयर बचा ले रहा है, ठीक है। एंड इसके कभी अपन ने ऐसा कोई टॉक उसने अटेंड कर लिया जहाँ पे उसको लगा कि यार मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, हेवीली मोटिवेटेड। मतलब बहुत बारी होता है ना कि ठीक है हम तो गोवा की ट्रिप कर लेंगे, वो नहीं, उसने कहा कि नहीं मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। और 26 ईयर्स तक उसने हर साल किया। 8 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट हो गया, 50,000 पर ईयर, ठीक है। अब 26 ईयर्स के एज पे उसको ये लगा कि नाउ देयर इज ओनली वन थिंग विच इज YOLO, यू ओनली लिव वंस। अब मैं नहीं कर रहा इन्वेस्ट। लेकिन उसने मजे मारे सब किया, वो पैसे निकालना भूल गया जो उसने उस समय इन्वेस्ट किए थे। नाउ देयर इज पर्सन बी जो 26 के एज में रेसिडेंसी में खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ है। अब उसको लग रहा है कि यार इतना टैक्स भी आ रहा है, अब मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, पैसा ही नहीं है क्योंकि उधारी इतनी, EMI लग गई है, कार की EMI जा रही है, एप्पल का नया कुछ फ़ोन आ गया उस पर EMI चालू हो गई, तो अब मैं इन्वेस्ट करना चालू कर देता हूँ। सो दिस पर्सन ऑल्सो मैनेजेस टू सेव 50,000 पर ईयर, और ये भी कर रहा है, लेकिन ये कब तक कर रहा है? 60 ईयर्स के एज में। नाउ कैन यू टेक अ वाइल्ड गेस कि 60 ईयर्स के एज में एक पर्सन है जिसने 8 साल इन्वेस्ट किया, और एक पर्सन बी है जिसने 34 ईयर्स इन्वेस्ट किया, किसके पास ज्यादा पैसा होगा? आइडियली हमको ऐसा लगता है कि जो ज्यादा किया वाला लगता है, जिसने ज्यादा किया ऑब्वियसली उसके पास ज्यादा होना चाहिए। बट द फैक्ट इज द पर्सन हु just did for 8 years but started early will be having, अगर दोनों का सेम रिटर्न्स है, twice the amount of money which the person B is having. तो स्टार्टिंग अर्ली, तो कंपाउंडिंग का एक फॉर्मूला होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा। हम ना यूजुअली हमारे स्कूल्स में हमको सिखाते थे कंपाउंडिंग, ये वो, कंपाउंड इंटरेस्ट मैथ्स कर लिया। बट आई फील कि अगर मेरे को स्कूल में ये सिखाया होता कि मैं गुल्लक में पैसा डाल रहा हूँ और टीचर 2 रुपए उसमें एक्स्ट्रा डालते, तो मेरे को कंपाउंडिंग जल्दी समझ में आती। तो वो किया नहीं। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट ऐसा होता है, उसके फॉर्मूला में एक्सपोनेंशियल में T आता है, तो विच इज टाइम पीरियड। तो एनीवन who starts early has the biggest advantage. Warren Buffett is one of the top 10 richest person of the world. He made so much amount of money because he started at the age of 11-12 something, and he went on till 90. अभी भी वो लॉन्ग टर्म की बात करता है। 1994 में बर्कशायर हैथवे का आप AGM कभी आप सुने तो उसमें आप देखना, he is still talking कि भाई ठीक है। So this is the kind of wealth you will create.
एंड अगर जो जल्दी शुरू कर रहा है, एंड अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू ऐसा मैं लोगों को भ्रमित नहीं करना चाह रहा हूँ या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं करना चाह रहा हूँ, 100 करोड़ भी बनते हैं मार्केट्स में, एंड दिस इज अ रियलिस्टिक नंबर, बट देन यू विल हैव टू थिंक लाइक कि भाई इतना भी पॉसिबल है, मैं उसके हिसाब से प्लान करना चाहता हूँ. किसी का अलग अलग गोल होता है, हर किसी का ये है कि मैं 10 करोड़ कमाना चाहता हूँ, कोई 1 करोड़ चाहता है, कोई 100 चाहता है, तो हैव टू प्लान लाइक इट. कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मुझे लगता है आप उसके बारे में थोड़ा सा बात नहीं कर रहे हो. मुझे लगता है बच्चों को ये भी बताना ज़रूरी है कि जब ना हम रेजिडेंसी में, तो पार्ट ऑफ योर मनी शुड गो इनटू स्किल इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ सीखो. जैसे मतलब सर्जन है तो लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप हो रही है तो उसमें भी पैसे लगाओ. कभी कभी मैं देखता हूँ लोग वहाँ पे भी सोच रहे होते हैं कि पैसे लग रहे हैं, या महंगी वर्कशॉप है, हैंड्स ऑन है, पैसे लग रहे हैं, क्यों करें. मुझे लगता है स्किल पे भी लगाने चाहिए पैसे. एक पैसा ना शायद बीइंग एंटरप्रेन्योर, मुझे लगता है अपने खुद के ऊपर भी बेट लगानी चाहिए. कई बार ना हम एज डॉक्टर सोचते हैं कि हमें अगर कोई अच्छी सैलरी दे रहा है या हम अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो हम ये भूल जाते हैं वो मेरे पे बेट लगा सकता है, मैं अपने पे क्यों नहीं लगाऊं. तो पार्ट ऑफ योर मनी कैन गो इनटू बिल्डिंग योर ओन बिजनेस एज वेल, मुझे लगता है एंटरप्राइज एज वेल, क्योंकि वो भी एक कंपाउंडिंग की पावर ही है. और दूसरा ये है कि यू डू समथिंग दैट यू वांट टू डू. तो वो भी एक तरीका है जो शायद अंडर एस्टिमेटेड है, अंडर टॉक्ड अबाउट है. सर ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक दोज आर माय फेवरेट्स एक्चुअली. सो पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, जहाँ पे यू सेड कि वी शुड इन्वेस्ट इन अवरसेल्व्स. तो अभी एक कल्चर आ गया है हमारे अंदर विच इज कॉल्ड एज फायर कल्चर. फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव करने के लिए जो हम कहते हैं कि यू अटेन एक्स अमाउंट ऑफ कॉर्पस और फिर पैसिव इनकम से आपका काम चल जाए. तो हमारे यूथ को अभी ये जो इंस्टाग्राम में रील्स आती हैं या बहुत सारे ऐसे आते हैं, मतलब यू आर गोइंग इन 5 स्टार्स, यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स, या तो लोग इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि यार मैंने इतने यंग एज में ये सब अचीव कर लिया, तो यू ऑल्सो एम फॉर दिस. बट फॉर मोस्ट पीपल दिस विल नेवर हैपन. द रीजन बीइंग उनको शायद कोई एक सोर्स ऑफ इनकम, बहुत बार ये होता है कि जो ये लोग होते हैं लॉसेस में होते हैं, खुद कोर्सेज बेच के, मतलब जो भी ट्रेडिंग वेडिंग के कोर्सेज हैं उसमें से पैसा कमा रहे होते हैं. एक बार मैं पढ़ रहा था बीच में कि अपना भी पोर्टफोलियो का फोटो लगाना जरूरी है साथ में दिखाने से पहले. यस. तो इसमें जो पार्ट है कि लोग पैसिव इनकम को इतना चेस करते हैं कि एक्टिव इनकम पे तो फोकस ही नहीं है. इनिशियल फेज में स्पेशली जब तक आपका 10 साल नहीं हो जाता इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो यूजुअली, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपका 6 ईयर्स में डबल हो रहे हो, मैं मानता हूं कि आप एवरेज इन्वेस्टर हैं, 12 साल में आप करीब 4x होंगे, तो इनिशियल 10 साल में तो आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं. वो ये फेज है जहाँ पे आपका एक्टिव इनकम काम आएगा. एक्टिव इनकम कैसे आएगा? जब हमारा कोई स्किल होगा. अब लोग क्या करते हैं कि स्पेशली रेसिडेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजी हैं, ये सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो फेज है जहाँ पे आप क्लिनिकल स्किल सीखेंगे जो आपको सस्टेन करेगा, आपकी फैमिली को सस्टेन करेगा, उस पर फोकस नहीं है. दूसरा, आप जैसे आपने कहा कि कोर्सेस हैं, मैं अभी भी लर्निंग के पीछे, इवन इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड, मैं करीब मेरा ईयरली जो एक्सपेंस है अराउंड 80-90,000 के आसपास जाता है. सेम गोस फॉर सर्जिकल लर्निंग. If you learn, then only you will be able to attain some sort of skills which very few people are having. और वो स्किल पे जो काम करना है, वो जितना आपको ROI देगा हमारे जो फाइनेंशियल टर्म्स में, वो किसी और में नहीं है. किसी और में नहीं. जैसे ना मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. जब मैं पढ़ रहा था रेडियोलॉजी, हमारे यहाँ ना मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, और एक मलेशिया में एक 25 लोगों का वर्कशॉप होता था जो हैंड्स ऑन सिखाता था. वो 50,000 रुपये लेता था उस समय. हमारी तनख्वाह 16,000 थी. तो मैंने अपने कुलीग सबसे पूछा कि हम चलें इस कोर्स में. सबने बोला पागल है क्या, क्यों पैसे लगाने, मतलब. एंड सर आई वाज द ओनली वन हु वेंट देयर. और इट वाज वैल्यू फॉर मनी बिकॉज नोबडी इज टीचिंग यू हैंड्स ऑन सिखा रहे हो, तुम लग के पेशेंट्स में सीख रहे हो. यू कम बैक विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू आर एबल टू प्रैक्टिस इट, एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिटर्न. तो मुझे लगता है कभी कभी ये वाले इन्वेस्टमेंट जगह भी लोग देख नहीं रहे हैं कि स्किल पे भी तो लगाओगे पैसे. डॉक्टर के लिए स्किल तो सबसे इम्पोर्टेंट है. यस. इसलिए वी से कि यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन, लाइक द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ. तो वो जब तक नहीं होगा तब तक तो आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बचेगा कहाँ से बेसिकली. और सेकेंड चीज़ जो आपने बोला, आई थिंक दैट अगेन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारे फ्रेटर्निटी में आई फील इज वेरी लेस, इज एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये है. दिस इज बिकॉज हमारे को ये है ना, एक भेड़ चाल सिखाई जाती है कि जो घोड़े का रहता है ना कि यहाँ नाल लगी हुई है, और सॉरी जो आई थिंक लाइन्स जो रहते हैं कि आप सामने देखेंगे, यू कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट. तो हमारे में कल्चर ऐसा है कि सीनियर ने बोला ये किया, सीनियर ने बोला वो किया. अब वाई आर यू डूइंग MCH और DM? बिकॉज सीनियर डिड. देन उसके बाद फेलोशिप क्या किया? क्योंकि सीनियर ने किया. अरे हैव सम सेंस ऑफ योर कि आप क्या चाहते हो लाइफ में. एंड फिर उसके बाद क्या है कि सीनियर ने बोला कि इस कॉर्पोरेट में जाके ज्वाइन कर लो. And ultimately, what you are doing is you are working for someone else.
एंड इफ यू कीप ऑन वर्किंग फॉर समवन एल्स, इनिशियली फेज में हमको नहीं लगता, बट देन व्हेन यू गो इनटू लेट 30s और इनटू 40s, प्रॉब्ली एक सेंस आने लगता है कि यार मैंने इतनी जिंदगी भर क्या किया, मैं उसके लिए कमा रहा हूँ और वो मजे कर रहे हैं, बट देन इट्स टू लेट। कोई नहीं कर रहा होता मजे तो कोई नहीं कर रहा होता। आई वांट टू ऐड अ लाइन हियर जो कई बच्चे नहीं समझ पा रहे कि ना इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सुनने में बहुत सेक्सी लग रहे हैं, हाँ, असली में ना It's very एवरीथिंग difficult. इज लाइक वो जो लॉन्ग टर्म वाला जो वर्ड है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। Yes. एवरीथिंग वर्क्स आउट इन द लॉन्ग टर्म, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं, ऐसा लग रहा है नहीं। और दूसरा ना क्या होगा कि मतलब बीइंग एंटरप्रेन्योर गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू थिंग्स योर वे, बट द एंटायर स्किन इन द गेम इज योर्स। फिर वो मतलब जैसे आप हम रिलायंस के शेयर ले रहे हैं, सो स्किन इन द गेम उनकी है, मेरा थोड़ा सा लग गया, मतलब ठीक है, लेकिन अपने पे जब आप लगा रहे हो तो पूरा स्किन इन द गेम भी आप ही का ही है, फिर अपसाइड भी आपका, डाउन साइड भी आपका। एंड आई थिंक द बिगेस्ट बेट इज व्हाट यू आर टेकिंग ऑन योरसेल्फ, एंड दिस यू कैन डू ओनली व्हेन either you love what you do or you are doing what you are loving, either ways. तो वेरी इंपॉर्टेंट। या तो वो तभी होगा जब ये सब हम कर रहे हैं, अदरवाइज तो फिर ये है कि अभी ये भी बहुत ज्यादा है कि स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप कल्चर बहुत हासिल है। मतलब आई विल टेल यू कि मैंने कितने स्टार्टअप्स फेल होते देखे। अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो तो 90% ऑफ द स्टार्टअप्स डोंट एग्जिस्ट बियॉन्ड 2-3 years, बिकॉज इनिशियली मोटिवेशन आया कि ये करेंगे वो करेंगे, अपना 9 to 5 जॉब या जो भी आपका जॉब है, हमारे लिए तो दिन भर का जॉब है, वो छोड़ के कहीं कूद जाएंगे एंड सम रैंडम थिंग व्हिच यू हैव नो क्लू अबाउट, व्हिच यू आर नॉट इवन पैशनेट अबाउट, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस मुश्किल हो जाता है। जस्ट बिकॉज इट लुक्स सेक्सी, इट लुक्स ग्लैमरस, कूद गए उसमें and then I have seen मतलब multiple reasons for startups not working out. I think 90% would not work out. ये तो सच है। And probably मुझे लगता है उसमें founders की chemistry भी कई बार नहीं होती। मतलब two random people meet on social media, वो बोलता है कि मैं टेक ले आता हूँ, वो बोलता है मैं हाँ नॉलेज ले आता हूँ, चल मिलके चलाते हैं। पैसा किसी के पास नहीं है, पैसा नहीं। और दूसरा उसके बाद ना दे फटाफट से दे टॉक अबाउट कि हाउ विल वी डिवाइड द मनी व्हेन वी अर्न इट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी वो डिवाइड नहीं होती, तो झगड़े आपस में। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, मुझे लगा सीइंग सो मेनी स्टार्टअप्स एंड दोस थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट यू शुड मेनली फोकस ऑन इज व्हाट योर वर्क इज और व्हाट योर बिजनेस मॉडल इज। मनी शुड बी अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। हमारा चीज के लिए सच है, मतलब मनी हैज टू बी द बाय प्रोडक्ट। यस, इट इज, मनी मेक्स योर लाइफ कंफर्टेबल, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ईज एवरीवेयर, बट इट इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। तो एक और इन्वेस्टमेंट है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और बच्चे भूल रहे हैं, वो रिश्ते भी हैं। रिश्ते भी टाइम मांगते हैं। बिल्कुल, वी हैव, मतलब कभी ऐसा ना हो ना कि अपन सर्जरी भी कर रहे हैं, अपन स्कूल भी चला रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं, बट रिश्ते तो फिर टाइम मांगेंगे। मतलब whosoever you are, परिवार में जाके तो आप उनके बच्चे, भाई, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड वही रहोगे ना, तो बोले टाइम नहीं ला रहा तो क्या वैल्यू तेरी। मतलब सो मुझे लगता है वो जो बैलेंस है ना, उसमें हेल्थ भी है इंपॉर्टेंट। कभी कभी वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। लाइक इफ यू थिंक इन द लॉन्ग टर्म, योर स्मॉल मिस्टेक्स इन हेल्थ would ultimately compound and it would become a big mistake. मतलब तो वो भी तो सब जगह पे वैल्यू वही आ रही है, मतलब कि एज अ इन्वेस्टर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इनटू इट, यू थिंक लॉन्ग टर्म, you do it for the right reasons, you do it for the game, not for the outcome, but you know that statistically the outcome would work out because you love what you're doing. एंड जैसे आपने कहा रिलेशनशिप वाली बात है, आई थिंक ये भी हमारे हेल्थ वाली बात है। अब हम देखो सबको टिप्स देते हैं, ठीक है, बट देन खुद क्या कर रहे हैं, वी ऑल्सो नो कि क्या ईटिंग हैबिट्स है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग, जो भी है, वॉट एवर इट इज। दूसरा रिलेशनशिप की बात है तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। अगर आप हमारे मेडिकल करिकुलम आप जो भी देखो, इनिशियली प्रिपरेशन फेज से लास्ट तक का, हर फैमिली फंक्शन में हम गायब है। Either we were on duty, either we had some exam, we were preparing for something. उसके बाद फिर हॉस्पिटल में किसी को टाइम कहाँ है? पेशेंट्स छोड़ नहीं सकते। तो द आइडिया इज कि इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ में हम बेसिकली जो अपना टाइम है वो यूज कर रहे हैं टू अर्न मनी, बट देन वी आर इन द सेकेंड फेज ऑफ लाइफ विल बी यूजिंग द मनी टू बाय टाइम, बिकॉज अगेन these are the things at the deathbed you won't remember the amount of money you made, 10 करोड़ 50 करोड़ जो भी बनाया आपने, यार नहीं कर पाए, what अगर बच गया तो जिंदगी पूरी तरह जी Yes, खत्म करके जाना है। बिल्कुल। बट देन आपके लव्ड वन के साथ जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं शायद वो मेमोरेबल होगा। एंड आई थिंक कमेंट में बहुत लोग बोलेंगे हमारे टाइम पे तो ये था, मैं आपको पीछे से क्लासरूम सीक्रेट बता रहा हूँ कि वी ऑल यूज्ड टू से कि यार सर और मैम की जोड़ी बहुत बढ़िया है। तो आप लोग का जो केमिस्ट्री वो दिखता है, जैसे कभी क्लासेस में आप चले गए बीच में एकदम से, तो ऐसे मतलब वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। एंड जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कह रहे हैं, आपका यू आर अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ हाउ इट सक्सीड्स, बट देन आई थिंक उसमें जो पार्टनर का रोल रहता है
उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक मुझे लगता है कि एक ना ट्रायंगल है जो मैं मेरी क्लास में भी कई बार बताता हूँ कि एक आपकी हेल्थ है, एक आपके सपने हैं और एक आपके रिश्ते हैं। मतलब सक्सेस मतलब इनमें से एक को छोड़ के नहीं बन सकता। मतलब यू कांट मतलब अर्न मनी ऑन बाय सैक्रिफाइसिंग हेल्थ और यू कांट अर्न मनी आउट बाय सैक्रिफाइसिंग रिलेशनशिप। वो सक्सेस नहीं आ पाएगा, मजा नहीं आएगा उसका, जो सेलिब्रेशन का जो मजा है ना जीतने का वो। और दूसरा मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म जो थिंकिंग जो आप कह रहे हो ना, वो शायद हमारे सभी डॉक्टर्स को सीखनी पड़ेगी कि वट एवर वी डू इवन इफ इट इज टाइनी इट वुड कंपाउंड। चाहे वो स्किल आज आप सीखना शुरू करो, चाहे आप पैसे लगाना शुरू करो, चाहे आप सीखना शुरू करो, चाहे आप हॉस्पिटल बनाना शुरू करो, वट एवर इट विल स्टार्ट स्मॉल बट इट विल कंपाउंड। And then there will be downturns also. This is what market teaches us. This is what like, में भी आएंगे, वो मेडिकल प्रैक्टिस में भी आएंगे। Exactly. मतलब उससे डरना नहीं चाहिए मुझे। हाँ, तो कभी ना कभी हमारा लाइफ ऐसे हिट करेगा कि ऐसा लगेगा कि यार ये तो नहीं सोचा था। एंड देन देयर इज अ फियर ऑफ गिविंग अप, एंड दिस इज वेयर इट कम्स। जहाँ आपने बोला कि यू डू व्हाट यू लव, तो वहाँ पे ना आपको वो होल्ड करेगा। रेसिडेंसी में बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली बहुत लोग अभी ऐसा होता है ना कि छोड़ देते हैं, थोड़े समय लिया, दिस बिकॉज यू हैड नो क्लू व्हाट यू वांटेड। और एक बार आप उसमें घुस गए, फिर जब ड्यूटीज इतनी हेक्टिक हो जाती हैं, फिर कभी सीनियर डांट रहे हैं, कभी तो ये होता है वार्ड बॉय और नर्स वर्स भी डांट के चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार मेरी जिंदगी में बचा गया है। एंड देन यू वांट टू गिव अप, बट देन अगर आप वो एक लव है आपके ब्रांच के प्रति, जो भी काम कर रहे हैं आप, तो वो आपको सस्टेन करने में हेल्प करता है उस टफ पीरियड में। सिमिलरली गोज विद इन्वेस्टिंग। तो मेरे को पता है कि लॉन्ग टर्म है, तो ये रिलेशनशिप गेम इटसेल्फ इज बिगर देन द आउटकम। मतलब खेलने में मजा आ रहा है तेरे को, बिल्कुल है ना? यस, वेरी नाइस। और कोई ऐसी मतलब इंसिडेंट आपके इतने सारे जगह में, एम्स में, इतने सारे कॉलेज के अंदर आपको बुलाया जाता है स्पीकर, कोई ऐसा इंसिडेंट के मतलब आप तो बच्चों को बता रहे थे और प्रोफेसर ही खड़ा हो गया, भाई मुझे भी सिखा दे, ऐसा हुआ? या बहुत बार ऐसा हुआ? आई थिंक नहीं, ये तो जितने सेशंस होते हैं मोस्टली अभी कंसल्टेंट्स भी अटेंड करते हैं। अच्छा। तो मोस्टली कंसल्टेंट ड्रिवन ही होते हैं, तो पैसे भी ज्यादा उनके पास है, बट मैनेज करना नहीं आता सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग इट कि एज मेडिकोस हमको टाइम नहीं मिलता, और हमारे करिकुलम में कहीं पे फाइनेंशियल लिटरेसी वाला पार्ट एडेड ही नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पता होता या किसी और को पता होता तो वो जल्दी शुरू कर लेता। और मिसगाइड करने वाले इतने लोग हैं इस फील्ड में, मतलब हमारे डॉक्टर्स बदनाम है सोशल मीडिया में ना कि ये मिसगाइड करते हैं या जो भी वट एवर, बट देन फाइनेंशियल मिसगाइडिंग, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगेन एक बहुत बड़ा कोई इंश्योरेंस कंपनी है, एवरीवन नोज इट, उस कंपनी के कोई ना कोई एजेंट आपके चाचा फूफा या ताऊ में कोई ना कोई निकल जाएंगे, और वो होलियर देन दाऊ इतना स्वीट बात करेंगे जब पॉलिसी बेचने आएंगे आपको, और वो ऐसी पॉलिसी चिपका के जाएंगे जिसका 7-8% रिटर्न भी नहीं होगा, एंड उसके प्रीमियम बहुत ज्यादा होंगे, कमीशन बहुत ज्यादा होंगे। तो जब तक हमको नहीं पता, इट्स लाइक टेकिंग केयर ऑफ माई ओन पेशेंट वर्सेस समवन एल्सेस पेशेंट। तो आई नो आई विल टेक केयर द बेस्ट फॉर माई पेशेंट। तो जब तक मेरे को मेरे पैसे के बारे में पता नहीं रहेगा तो एनीवन कैन इजीली फूल मी। तो हमको वो तो सीखना ही पड़ेगा। और जो आप सेशंस की बात कर रहे थे, आई थिंक एम्स कल्याणी में आई वाज देयर, एंड वहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है सर, ही इज ENT फैकल्टी, तो ही सैट ऑन द फर्स्ट रो, एंड मेरी शायद 1.5 घंटे की लेक्चर थी, ऊपर उन्होंने वीडियो निकाली, एंड आई सेड कि सर आप इतना क्यों कर रहे थे, तो बेटे को दिखाना। यस, तो ही सेड आई हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माय लाइफ डूइंग दिस, बट देन ही डजंट अंडरस्टैंड। तो आई जस्ट वांट टू गिव हिम अ काइंड ऑफ थिंग कि भाई आपके एज वाले लोग ही इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली हैपेंड विद, अभी एम्स जोधपुर में मैं गया था, वहाँ ऑर्थोपेडिक्स के जो HOD हैं, ही इनवाइटेड मी ओवर। उनको जब पता चला ये सारा है, वी हैड एन एंटायर डे वर्कशॉप, मतलब आधा दिन फाइनेंस पे ही था, तो उनके जो एलुमनाइज थे वो आए, एंड देन सर के साथ में 3-4 घंटे बैठे, और अभी भी हमारा वो चलता है कि हाउ वी गो अबाउट मैनेजिंग द पोर्टफोलियो, दोस थिंग्स। तो रिगार्डलेस ऑफ द एज, अभी तो ये है कि सबको सीखने की इच्छा तो है, बट देन आई थिंक वाया योर प्लेटफॉर्म इट विल बी गुड कि हम इसके लिए एक स्टेप ले पाएं जहाँ पे वी डोंट टॉक अबाउट वेरी हाई फाई थिंग्स। हम ये नहीं बोल रहे, बेसिक्स की बात करें और क्या नहीं करना है। अब जैसे अभी सेबी का जो डेटा है, विच इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द एंटायर मार्केट्स, वो कहता है मोर देन 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस। तो अब जब मेरे को पता है, हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की, ऑप्शंस में MCQ लगा रहे होते हैं, तो देखते हैं ना कि भाई यहाँ तो मेरे को तीनों ही नहीं आते, तो मैं तो क्यों अटेम्प्ट करना है। बट देन हम क्या होता है, हमारे अंदर एक ये होता है कि हम बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं, गैम्बलर होता है हमारे अंदर एक, हाइपर मोटिवेट होते हैं, और ये बोलते हैं 90% का लॉस हो रहा होगा, लेकिन प्रॉफिट तो तेरा भाई बनाएगा। मैं 10% वाला हूँ। एंड देन यू एंड अप ब्लोइंग योर कैपिटल। एंड एट टाइम्स आई हैव सीन इवन इन मेडिकोस, बहुत सारे लोग के मतलब 4-5 लाख रुपए एक दिन में डूब गए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है,
क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में पैसा तो बनाएंगे। अगर हम कुछ स्टूपिड नहीं करते तो अपना वेल्थ इरोड करके नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि अगेन कंपाउंडिंग की जर्नी में अगर आप जीरो हो गए तो फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर 100 और 100 से आप 50 हो गए तो आपका लॉस कितना हुआ? 50%। बट परसेंटेज में जब आपको 50 से 100 जाना है तो आपको 100% गेन करना पड़ेगा। तो वो लॉसेस को कवर करने के लिए दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम कुछ डिजास्टर ना करें। तो ये सारी चीजें हमारे लिए मतलब आपने जो बेयर मिनिमम आपकी नियर बाय रिक्वायरमेंट आ रही है, आपको लगता है कोई पेरेंट्स के इलाज के लिए चाहिए, आपको शादी के लिए चाहिए, नहीं चाहिए, उसको सेफ लगा के चले, मतलब ऐसा ना हो कि अपने आप को कहीं मतलब ट्रैप ना कर लें। इसमें आई थिंक यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई थिंक हमारे मेडिकोस में मैंने देखा कि इट्स वेरी मच मिसिंग इज इंश्योरेंस नहीं लेते, हेल्थ इंश्योरेंस। मैं मेडिको हूँ, मेरे दोस्त को बोल दूंगा या मेरे सीनियर को बोल दूंगा, हो जाएगा, बातें बनी नहीं होता। ट्रस्ट मी, एक कॉमन सेइंग है हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में कि इन इंडिया स्पेशली वी आर वन हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। सच बात। पूरी लाइफ की जो सेविंग्स है वो इरोड हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने आज एसआईपी चालू की है, जिस दिन अगर मेजर, आई रियली प्रे टू गॉड कि किसी को ऐसी जरूरत ना पड़े, बट देन आई हैव सीन पीपल जिनकी पूरी एसआईपी तो छोड़ो, जो भी है सब निकालना पड़ गया और वो ट्रीटमेंट के लिए गया। तो हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योरसेल्फ। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड। मतलब अगर आपके पास बहुत पैसा है तो अलग बात है, बट देन फॉर मोस्ट पीपल इट इज नीडेड। आपका एडिक्वेट कवर इतना होना चाहिए कि आपका जो हार्ट बाईपास का सर्जरी है, हम यूजुअली ये टर्म्स में कहते हैं, तो रफली इट गोज अराउंड टिल 8 to 10 लाख। हम इतना कहते हैं कि इतना का कवर तो बेसिक मिनिमम होना चाहिए। बट देन अभी मतलब जो डिजायरेबल है इट इज स्टिल कि आप 1 CR का कवर लें। यू नीड नॉट बाय अ डायरेक्ट बेस पॉलिसी 1 करोड़ का। उसमें हाउ वी डू इट इज वी बाय अ बेस पॉलिसी ऑफ 10 लाख और एक देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड सुपर टॉपअप। जब आप यंग एज में लेते हैं तो बेस पॉलिसी थोड़ी महंगी पड़ेगी, 12,000, 15,000, 20,000 जो भी पड़ेगा, बट जो सुपर टॉपअप है वो 1,000 रुपए का आ जाएगा। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज इनिशियल जो पॉलिसी है तो आपके वो एग्जॉस्ट करने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए वो महंगा होता है। बाकी आप 20 लाख 25 लाख कितने लोगों के क्लेम पड़ेंगे ना, नहीं होगा, बहुत रेयर होगा। तो इसलिए वो जो सुपर टॉपअप वाला पार्ट होता है वो सस्ता होता है। तो यू कैन गो फॉर दैट कॉम्बो एंड हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली। आई थिंक आई हैड पोस्टेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस विद अ इंश्योरेंस एक्सपर्ट ऑन माय चैनल ऑल्सो। मैं बहुत ज्यादा कुछ एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब में, बट देन कुछ बेसिक्स वाली चीजें डाल रखी हैं जो लोगों के काम है। तो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स which I feel कि it's like a seed belt for us। एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस, ये होना चाहिए। क्योंकि हम इन्वेस्ट किसके लिए कर रहे हैं? अगर इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया एंड गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस, आजकल सडन कार्डियक डेथ्स और ये सारे यंग एज में हो रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू योर फैमिली? बहुत लोगों के कर्जे रहते हैं, वो पास ऑन हो जाते हैं। इमेजिन ओल्ड एज पेरेंट, मैं अगर फाइनेंशियल टर्म्स बात करूं, इमोशन हटा दूं, दे हैड इन्वेस्टेड हेवीली ऑन यू बिकॉज यू विल बिकम अ एसेट। अब आप इतना सारा लाइबिलिटी देके उनके ऊपर चले जाए, वो उस ओल्ड एज में क्या करेंगे? सो इफ यू लव योर फैमिली, हैव अ टर्म इंश्योरेंस। बहुत महंगा नहीं आता। आई एम नॉट से इसमें बिल्कुल ध्यान देना कि यूलिप ना हो। यूलिप लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है, बेसिकली दोनों सेम साउंड करते हैं। डिफरेंस बस एक होता है कि टर्म प्लान में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको पैसा मिलेगा, डेथ नहीं होता है तो नहीं मिलेगा। यूनिट लिंक प्लान में क्या होता है, वो आपको कहते हैं कि आपका अगर सर आपका 60 साल तक डेथ नहीं हुआ ना तो भी हम आपको पैसा दे देंगे। तो हमको ये ऑब्वियसली अच्छा लगता है, बट देन उसके प्रीमियम ज़्यादा होते हैं और जो एक्स्ट्रा पैसा हम भर रहे हैं उसमें रेट ऑफ रिटर्न 6% या ऐसे आता है। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि इंश्योरेंस शुड बी सेपरेट, इन्वेस्टमेंट शुड बी सेपरेट, बट देन यू शुड हैव बोथ इन योर किटी। आई थिंक बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आपके साथ बैठ के ही। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स भी जो आज सीख रहे हैं, आई थिंक बेसिक्स तो बहुत सारे ले जाएंगे। मुझे तो लगता है आपसे बात करते समय लग रहा है कोई ऐसा बेसिक्स का कोर्स हमें खुद भी चलाना चाहिए आपके साथ, जो बहुत सारे बच्चों को कम से कम बेसिक तो आइडिया बताए कि हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, या हो सकता है उसे पता ही ना हो। और जब तक पता चले एज बढ़ जाती है, प्रीमियम बढ़ जाते हैं, या पेरेंट्स की एज उससे बाहर आ जाती है कि जब वो बाय कर सकते हैं या नहीं ले सकते, तो आई थिंक इट्स अ मतलब very good idea to do something with you regarding this mobile. Sure, we'll plan it because अब जैसे इंश्योरेंस है या जो भी चीज़ है, मतलब हमको बेसिक भी पता चल जाए तो कैसे लेना है और क्या सही है क्या गलत है। ना जो मुझे लगता है ये बात ना मेरे को बहुत काम आती है, और मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा आइडिया बताओ कि whenever I hear advice from someone who has vested interest into the game, जैसे बताया वो अंकल है और है एक किसी के एजेंट है और वो दे रहे हैं, सो बट मुझे जब ये पता है कि ये उसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट है, आई हैव टू लिसन टू हिज एडवाइस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। डेफिनेटली ये कई लोग पता नहीं क्या ब्लाइंड हो जाते हैं कि अंकल बता रहे तो ठीक बता रहे, बट अंकल का वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट प्योरली एन अंकल। तो मुझे यहाँ पे मेरा ये रूल रहता है कि जब भी कोई मेरे पास आता है बहुत ही रोजी एडवाइस किसी भी चीज़ को लेके देता है, एंड इफ ही हैज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट, इफ ही इज अ वेंडर सेलिंग दैट प्रोडक्ट,
मैं हमेशा उसको विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेता हूँ एंड आई आस्क कि बॉस मुझे तुम अपने कंपटीटर भी बताओ और भी बताओ क्या हो सकता है. सो ये जरूरी है कि मतलब don't, क्योंकि अपने पास टाइम की कमी होगी. जब भी हम डॉक्टरों में टाइम कमी होगी वी टेंड टू बी फूल्ड by something which is like we don't get fooled by strangers. True. We get fooled by people around us in the circles, or you get fooled by some popular name on social media. वगैरह ये कर दो ये कर दो. You need to know what कि बॉस if it is too good to be true जरूरी नहीं है. अगर वो सामने वाले का vested interest है तो एक बार और 3-4 लोग से बात करते हैं. डॉक्टर्स में तो लेते हैं, सेकंड ओपिनियन लेता ही मरीज. बिल्कुल. यहाँ क्यों नहीं? एग्जैक्टली. यहाँ क्यों नहीं? तो इसमें ना जैसे हम लोग बहुत बार कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं. तो आपको उस तरीके से ही लेना है. मतलब यू ओनली देन यू विल हैव ड्यू डिलिजेंस. और मोस्टली क्या होता है ना सर, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया वो कि बहुत बार ये लोग क्या करते हैं, मतलब अगेन मैं उनके प्रति हेट्रेट फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस इज फॉर आवर गुड. कि जब भी कोई ऐसा आ रहा है ना, वो क्या करेंगे, आपको एक अर्जेंसी का प्रेस करेंगे कि नहीं अभी ले लो, प्रीमियम बढ़ने वाला है, या ऐसा कर लो ये चेंज हो जाएगा, या अभी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर मिलेगा नहीं आपको. तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गई, एंड नाउ दे नो यू आर वल्नरेबल एंड दे ऑल्सो नो दैट यू डोंट नो जीरो अबाउट इट. ठीक है, तो वो फिर उसके बाद अब कर दोगे. दिल मेक अ वेरी आउट ऑफ इट. पता है इसको हम इस तरह कहते हैं दिल्ली के अंदर ना कि हम गर्दन पे तलवार लगा के धंधा नहीं करेंगे भाई. तो मतलब कोई अगर आ रहा है और कोई कह रहा है कि डील है और मतलब अभी करना पे तलवार है तो फिर हम नहीं कर रहे. यू नीड टू बैक ऑफ. अब वो रियल एस्टेट वाले या जो यहाँ पे आई थिंक जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उनको क्या करते हैं, जो पीजी दिखाने के लिए लेके आते हैं, सर पेमेंट आ गया सर, अभी बस आने वाला है उसका, आप ले लीजिए, अभी ले लीजिए. इफ देयर इज अ मतलब स्वॉर्ड ऑन योर नेक, पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगा. इट इज बेटर अ मिस, टेक सम टाइम, डू द ड्यू डिलिजेंस. एंड जो आपका पैसा, जैसे बहुत सारे लोगों के पैसे यूलिप में फंसे हुए हैं. बहुत सारे लोग जो सेशंस अटेंड करते हैं, व्हेन वी डू दो सेशंस विद देम कॉलेजेस में, बाद में आके बोलते हैं सर हमारे तो इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब क्या करें. तो अब उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज इफ यू हैव एंटर्ड ऑन अ रॉन्ग फुट. और देखो ये बात हमको समझनी पड़ेगी, एवरीथिंग इज बिजनेस. मतलब इफ समवन स्पेशली इज बिकमिंग सुपर डुपर स्वीट टू यू, तो आपको एक फुट पीछे चलना ही है, क्योंकि जिंदगी भर आपने बेइज्जती से ही है बीइंग अ मेडिक. तो अगर कोई बहुत ज्यादा स्वीट हो रहा है तो भाई ये इतनी आदत नहीं है अपन को. जस्ट ऑन अ लाइटर नोट. टोटली एग्री. और मुझे लगता है कि ना ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो अपने को बनाने ही पड़ेंगे. कि लाइक सपोज इफ यू लाइक टू टेक इट स्लो इन अ डील, आपको लगता है कि मैं धीरे ही डिसाइड करता हूँ, तो बी दैट पर्सन. देयर समबडी इज रशिंग यू, मत हो रश, लेट इट बी. मतलब अगर आप धीरे सोचते हो ठीक है, आपका तरीका है, आप अपने तरीके से चलो. बिकॉज अगर जब भी हम कंसिस्टेंट रहना चाहिए. अगर मैं मतलब फास्ट थिंक करूँ, लेट मी बी फास्ट थिंक. मैं स्लो तो मैं स्लो चलने दो. इफ आई एम पुश्ड इनटू डूइंग समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, तो यू माइट मेक मिस्टेक्स. दैट इज वेयर यू लूज मनी. और मोस्टली ये कब होता है, जब हमको ऐसा लगता है ना कि इसमें बहुत अनाप शनाप पैसा बन जाएगा. कोकेन इफेक्ट. या पैसा जो है ना, मतलब पैसे कमाने का जो आइडिया है ना, कोकेन की तरह होता है. मतलब लगता है कि एंड अगर मैं ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लूं कि पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनेगा, लॉटरी नहीं लगने वाली. एंड मैं एक्चुअली ना सर जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं हमेशा खुद को ये कहता था आई एम द अनलकी वन. मतलब ऐसे ही कहता था मैं खुद को. एंड मैं ऐसा कहता था कि मैं अगर रेस में अकेला दौड़ूं तो भी सेकंड आऊंगा. तो आई विल हैव टू कंपनसेट दैट विद द हार्ड वर्क. तो मैं एक्स्ट्रा आवर्स बैठा रहता था लाइब्रेरी में, और यहाँ वो बैठ के पढ़ते थे इंटर्नशिप में. लकीली गॉट अलॉन्ग विद दैट. एंड जब ऐसा हार्ड वर्क करते हैं, थोड़ा सा लक भी फेवर करता है, बट देन ये है कि आपको वो मान के चलना है कि भाई आपके साथ एक्सीडेंट ज्यादा ही होंगे. बहुत लोग ऐसे खुद को बोलते हैं कि मैं पनौती हुई है, तो होगा, सबके साथ होता है, बट देन मतलब इवन आउट होगा. लॉ ऑफ एवरेज है, मतलब यू विन सम यू लूज सम, मान के चलना पड़ेगा, हमेशा नहीं जीतोगे. हाँ, बट देन अगर आप कॉशियस हो तो शायद आपके विन रेट बढ़ जाएंगे. हाँ, या लूज लॉस मिनिमम, मतलब बॉटम प्रोटेक्ट कर लोगे. मतलब अपसाइड अगर आप उतना नहीं भी कर पाते, लेकिन बॉटम को प्रोटेक्ट करना मुझे लगता है हमारे लिए तब ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन में आगे बढ़े होते हैं. तो यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कुशन, और थोड़ा सा बॉटम को बचाना भी ज़रूरी रहता है कभी कभी. मुझे लगता है कि वो कॉशन थोड़ा रहे, थोड़ा लर्न करके करें, तो आई थिंक देयर इज लॉट्स टू लर्न फ्रॉम. एग्जैक्टली. ये जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी ये चीज़ बफेट साहब कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग. बोले रूल नंबर 1 क्या है, तो इट इज़ नेवर लूज योर मनी. आप कितना भी पैसा लगाएं, वो जीरो आउट नहीं होना चाहिए. मतलब इन एनी इंस्ट्रूमेंट आपको अगर लग रहा है कि सपोज आपने किसी ने बोला क्रिप्टो में लगा ले, लेकिन अगर आपको लग रहा है क्रिप्टो में जीरो हो सकता है, डू नॉट गो इनटू इट. मतलब वो अगर ऐसा पैसा है कि आपका वो पार्टी मनी, मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि अगर आपको ऐसे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में लगाना है, वो वैसा पैसा होना चाहिए जो आपकी
संडे की पार्टी है ये वो, आप वो स्किप कर रहे हो, सैक्रिफाइस करके वो लगा रहे हो कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक, वैसा वाला सीन है। तो वैसा पैसा उसमें लगाना है तो लगा लो, अदरवाइज बाकी जो पैसा है आपको उसमें नहीं लगाना है। और रूल नंबर 2 जो बफेट कहता है कि डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1, तो अल्टीमेटली आपको अपना कैपिटल ब्लो अप नहीं करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट कम से एक वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था जब आप बता रहे थे मम्मी ने जैसे 2 साल की उम्र में एक सोने की चेन दी, एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क यू सोना का रेट भी तो बढ़ेगा। हाँ। तो वो आपने कहा वो गलत हुआ या मतलब आपने उसका कोई कंपैरिजन बनाया? वो लाइटर नोट पे ही था। मेरे को घर वापस भी जाना है। बट देन गोल्ड इज समथिंग, आई विल से इट इज अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि गोल्ड जो पेग होता है वो डॉलर में होता है। तो बेसिकली अगर आप गोल्ड बाय कर रहे हैं तो यू आर बाइंग डॉलर। और आज जैसे कि आप एक क्वेश्चन बीच में पूछ रहे थे कि हाउ अबाउट वी बाइंग ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हमारा करेंसी डिप्रिशिएट ना हो जाए। तो आप अगर देखोगे पहले गोल्ड और रुपये और डॉलर काफी आसपास थे, बहुत पुरानी बात है ये, बट देन डॉलर बढ़ता गया, तो जिसने उस वक्त गोल्ड में लगाया बहुत पैसे बने, ठीक है। बट देन अभी अगर आप रफली देखोगे 8-9% या 10% के आसपास उसके रिटर्न्स रहते हैं। बट देन अगर डाइवर्सिफाई करना है तो एक पोर्शन छोटा सा गोल्ड में डालना है। बट देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि गोल्ड का मतलब ये नहीं है कि ज्वेलरी में शॉपिंग करके आ गए, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस होता है, प्लस बहुत बार आप अगर देखें नहीं तो कैरेट भी गड़बड़ हो जाता है। तो पेपर गोल्ड इज बेटर इन दैट। बहुत बार क्या होता है, जैसे मेरी वाइफ को मैं एक बार ऐसे हम डिस्कशन कर रहे थे, उसको बोला नहीं वो बोली कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा ज्वेलरी जो आप ले रहे हो वो आपके पहनने के लिए, दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ बढ़ गया तो वो इट्स अ लॉटरी फॉर अस। बट देन जो हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे वो ज्वेलरी में नहीं होगा। अगर वो लेना भी है, अगर आपको फिजिकल गोल्ड लेना है तो इट शुड बी इन द गोल्ड बार्स, क्योंकि उसमें मिलावट के चांसेस नहीं है, मेकिंग चार्जेस और ये सब का प्रॉब्लम नहीं है, और वो उस तरीके से अप्रिशिएट होगा जैसे गोल्ड हो रहा है। एंड इट इज अ रियली गुड डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट अगर किसी को चाहिए तो। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि माई वाइफ ओवर कंपनसेट्स ऑन दैट पार्ट। तो या बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आई थिंक। और सिल्वर भी कुछ लोग बता रहे हैं आजकल, आई कीप फॉलोइंग यू आल्सो ऑन ट्विटर एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम पीपल। मैं करता नहीं बहुत कुछ, बट इट्स गुड टू नो। और मुझे ऐसा लगता है तन्मय कि आपसे ना बात करके जो आज बच्चे जो हमें सुन रहे हैं ना बहुत कुछ सीखेंगे। जो मुझे लगता है उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं, एक तो थिंक लॉन्ग टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिसिप्लिन। तीसरा जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि इफ देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग योर मनी जीरो, प्रॉब्ली यू विल बी ऑन दैट साइड ऑफ इट ना। मतलब ये मत सोचो कि 90% लोग हार रहे हैं मैं तो जीतूंगा। तो डोंट गैम्बल इज द की। जो डे ट्रेडिंग हो गया या आप एफएनओ बता रहे, क्योंकि मैक्सिमम आई थिंक जो लोग होंगे वो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स होंगे, ऐसे वाले ज्यादा होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एंड उनकी परिवार ने सैक्रिफाइस किया है। तो मतलब गैम्बलर नहीं चाहिए उन्हें बच्चा क्योंकि वो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो वो पार्ट अपन को बिल्कुल नहीं करना है। एंड आई थिंक अगर यहाँ जो सेशन है अपना, इसको देखकर कुछ लोग अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, दे डू विद द बेसिक्स, एक छोटी सी SIP स्टार्ट कर लेते हैं। हम यूजुअली ये कहते हैं कि आपकी बियर की फर्स्ट सिप से पहले ये वाला सिप होना चाहिए, बट दिस इज हेल्दी। मतलब उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, इट्स पर्सनल चॉइस, बट देन ये वाला सिप पहले होना चाहिए, दिस इज पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। और अभी आप अगर यंगर एज में ये शुरू कर लोगे, मेरे को अभी ना बहुत सारे लोग के मैसेज आते हैं, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 4-5 years ये अलग अलग सेशन हम लोग जो कर रहे हैं। तो अब यंगस्टर्स के मैसेज आते हैं कि सर मैंने 5 साल पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और आज शायद मैंने अपनी मदर को ये गिफ्ट किया, उसमें से जो प्रॉफिट हुआ, एंड दैट्स द बेस्ट फीलिंग। मतलब आई हैव नेवर चार्ज्ड फॉर दिस थिंग, जो भी रहा है इन लाइक हमारी कम्युनिटी में इतना इलिटरेसी है इस बारे में। तो जब लेकिन लोगों से मिलते हो, कल ही एक एक्चुअली मैं जो मेरे सीनियर से मिलने गया हुआ था, वहाँ पे समवन केम, वो बाइक में देखता देखता मुझे आ रहा था, एंड देन टर्न एंड केम बैक। तो मैं ऐसे सोचा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। तो ही सेड कि सर आई एम एनेस्थीसिया JR हियर इन मेडिकल कॉलेज, एंड आपने फाइनेंशियल लिटरेसी वाले वीडियोस क्यों नहीं डाले आगे, आई एम वेटिंग फॉर दोस। तो आप वो करिए। बट सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स फील रियली गुड व्हेन यू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन समवन एल्सेस लाइफ। मनी कैन गिव यू दैट हैप्पीनेस कि यू कैन बाय अ हॉलिडे फॉर योर पेरेंट्स एट अ यंगर एज ग्रुप, जो आप वरना नहीं कर पाते। या दैट्स द आइडिया। मतलब एक बहुत फेमस कोट है कि मनी डजंट मैटर, but make sure you have enough of it before saying this. फिलॉसफी बाद में करेंगे, कमा तो ले। क्योंकि अल्टीमेटली हर नीड्स के लिए पैसा तो चाहिए। मतलब और अगर हमारे फ्रेटर्निटी में एक और प्रॉब्लम है कि हम मनी को टैबू लेते हैं। तो अगर आप टैबू सोच के बैठेंगे तो फिर यू विल नेवर टॉक अबाउट इट। कॉम्प्लेक्स रहता है ना कि डॉक्टर तो भगवान है, पैसे की बात कर सकते। और जो पहले जो लोगों को लगता था कि अगर आप डॉक्टरी कर ले रहे हैं तो आपके पास इतना पैसा होने वाला है कि गिनते गिनते थक जाओगे, ऐसा नहीं है अभी।
let's be very factful about this thing कि अभी वैसा पैसा नहीं है और आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत हार्डशिप रहेगी। और इवन अभी जो पेशेंट्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो वैचारिक मतभेद हो रहा है लोगों का आपस में, वो उसको आपको ओवरकम करना है, उसके लिए भी और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब विल हैव टू प्रूव कि यू आर एक्चुअली डूइंग इट इन द गुड फेथ ऑफ द पेशेंट, क्योंकि वो थोड़ा कस्टमर रिलेशनशिप ज़्यादा होता जा रहा है। तो आप सोचिए इतना हार्डशिप करने के बाद जब आपको थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, उसमें भी लोग बोल रहे हैं अरे तेरे पास तो पैसे ही पैसे, तो ऐसा लगता है ना कि मेरे चोट पे किसी ने नमक डाल दिया। तो अच्छा है कि वो पैसा कहीं लगाया हो, या यू लर्न हाउ टू मेक मनी फ्रॉम योर ओन मनी। आई थिंक ऑन दैट नोट मैं डॉक्टर तन्मय को रिक्वेस्ट करूँगा कोई फाइनल मैसेज लिसनर्स के लिए। I think the only message from my side is to think about financial literacy as a part जो आपको अपने साथ लेकर चलना है ना, और start early। मतलब the best day to start was yesterday and the second best day to start is today। तो it doesn't matter what background you come from, कितना आप earn करते हो। I have seen interns who started with 500 rupees। एंड आई हैव सीन पीपल, मतलब जो बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज वाले भी हैं। सो एवरीवन स्टार्ट स्मॉल, एवरीवन इज इन देयर जर्नी, और आप भी उस पार्ट में रहेंगे जर्नी में जहाँ पे आप शायद एक माइलस्टोन हिट करेंगे, कभी 1 लाख होगा, उसको आप सेलिब्रेट करेंगे। डू एंजॉय ऑल्सो। आई थिंक जो हमारा बिफोर दिस वी स्टार्टेड शूटिंग दिस, हमारा डिस्कशन चल रहा था, बहुत बार हम क्या करते हैं कि अपने जर्नी में इसी में ना फंस जाए। हाँ, कि सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, आप एंजॉय भी करो। मतलब जैसे मेरे लिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं मेरे फैमिली के साथ मेरा फिक्स है कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कॉर्पस गोज इनटू ट्रैवल एंड उसके जो एक्सपेंसेस हैं। बट देन अगर आप ये इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा वहाँ से निकल जाएगा। हम तो ना शुरू में मैं डॉक्टर दीप्ति हम भी बोलते थे हम लोग हाई आउटपुट कार्डियक फेशियल कर रहे हैं कमा रहे हैं, लेकिन ट्रैवल में सब लग जाता था। ट्रैवल में गए, घूम गए, या मतलब ठीक है, दोस आर द थिंग्स दैट आल्सो मैटर। मुझे लगता है कि अगर मतलब कुछ भी आप कमा रहे हो तो किस लिए, ये भी एक कारण, उसका भी वाय होने चाहिए। एंड एक लाइन है कि वट एवर मनी इज लेफ्ट ऑन योर इन योर बैंक अकाउंट ऑन योर डेथ बेड was the extra work that you did। तो अगर बची गया तो क्या फायदा। तो we have to keep all those in mind। तुम्हारा ग्रैंडसन हो सकता है तन्मय ना हो, अप्रिशिएट ना करे कि आपने SBI के शेयर लिए थे, हो सकता है वो भी आप खर्च देते, या वो शायद वो देखता भी ना। कई बार ये भी मैं देखता हूँ कि वो अगर आप देखते ही ना तो वो भी तो मनी हैज टू बी विद द माइंड कि बॉस ये भी जरूरी है बट सब कुछ नहीं है। दैट्स द आइडिया। तो आई थिंक तन्मय बहुत मजा आया बात करके, एंड गुड टू सी यू ग्रोइंग, गुड टू सी यू कमिंग of age now, and I'm sure you'll do very well in life. Best of luck, beta. Thank you so much, sir. And actually, it was my pleasure to sit with you like this and have such a candid conversation. पहले तो हम वो classes पे notes बनाने वाले phase में ही थे, but then it feels really good to be with you. Yes, definitely. Love talking to you, sir. Thank you. Thank you.